बर्फ से ढके लद्दाख के इन पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाने का सपना बहुत लोगों का होता है, पर इन बर्फ के सफेद चादर के नीचे कुछ ऐसे काले सच छुपे हैं भाई साहब, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और खासकर तब जब आप लेह लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं। कोलकाता के एक कपल के साथ लद्दाख के इन पहाड़ों में जो घटना घटी, उसे जान के आपके रोंगटे परपेंडिकुलर हो जाएंगे दोस्त। 2017 की बात है। कोलकाता के रहने वाले देव और उनकी गर्लफ्रेंड अमृता ने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाया कि लेह लद्दाख कैसे घूमे। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने अपना पूरा ट्रिप प्लान किया और ये डिसाइड करते हैं कि हम कोलकाता से अपनी बाइक लेके लद्दाख घूमने निकलेंगे। अच्छा, इनका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं था कि कितने दिन में हमें घूम के वापस आना है। इनका ये प्लान था कि हम बिल्कुल फ्री होके घूमेंगे। देव का एक छोटा सा बिजनेस था कोलकाता के अंदर ही, जिसमें उसका भाई उसको सपोर्ट करता था, तो इसने वो बिजनेस जो है पूरे तरीके से भाई के हवाले कर दिया कि तुम देखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और ये दोनों एवेंजर बाइक पर सामान लोड करके निकल जाते हैं कोलकाता से लद्दाख घूमने के लिए। अब इंटरनेट से इनको इतना पता चल गया था कि हमें पहले मनाली पहुंचना है और फिर मनाली से लद्दाख में हमारी एंट्री होगी। एक वीक में राइड करके आराम से धीरे धीरे पहुंचते हैं मनाली। वहां पे भी 2-3 दिन रुका, इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। अब अगली सुबह इनको लेह पहुंचना था, पर मनाली से लेह की जो दूरी है वो 470 किलोमीटर है। और इन्होंने इस जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था कि हम पहले दिन मनाली से पांग पहुंचेंगे जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है, और दूसरे दिन हम पांग से लेह पहुंचेंगे। पांग से लेह की दूरी 170 किलोमीटर है। अब देखो, पांग एक छोटा सा कस्बा है जहां पर कि कुछ होम स्टेज बने हुए हैं। अब जो भी ट्रैवलर्स या राइडर्स मनाली से लेह के लिए निकलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पांग में नाइट हॉल्ट लेते हैं और अगले दिन फिर वो लेह पहुंचते हैं। ये एक सेट रूटीन था। तो इन्होंने भी कहीं ब्लॉग या वीडियो में देखा हो कि ऐसे लोग जाते हैं, तो इनका भी यही प्लान था कि हम भी पांग में जाके रुकेंगे। पर जरूरी थोड़ी था कि सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से हो। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है ना, प्रॉपर अगर रोड मैप नहीं है, तो आपके लिए कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है इन पहाड़ों में। अब देव और अमृता मनाली से लेह के लिए निकले और इनको पता था कि अभी बीच में 150 किलोमीटर के बाद बारालाचाला पास आने वाला है। बारालाचाला की हाइट 16,000 फीट है और वहां से ट्रांस हिमालयस का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां पे जाके फोटो वोटो खिंचवाएंगे। पर ये एक ऐसी भी जगह है जहां पर अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो आपको AMS हिट कर सकता है। AMS मींस एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसमें आपका सर भारी हो जाता है, चक्कर आने लगता है और बहुत लोग जो है हेलुसिनेट भी करने लगते हैं। अब ज्यादातर लोग जो पहली बार इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, वो एक रात पहले डाइमॉक्स का एक टैबलेट लेते हैं जिससे कि उनको AMS से थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। पर देव और अमृता ने यहाँ गलती कर दी थी, उन्होंने डाइमॉक्स नहीं खाया था। ये धीरे धीरे बढ़ते बारालाचाला पास की तरफ। मनाली से 150 किलोमीटर ही दूर था। इनका प्लान था कि हम 5-6 बजे तक पांग पहुंचेंगे और वहीं पे आज नाइट हॉल्ट ले लेंगे। मनाली से इन्होंने कोई 100 किलोमीटर ही राइड किया होगा और अचानक देव को एहसास होता है कि जो पीछे वाला टायर है बाइक का, वो पंक्चर हो चुका है। दिन के 2:30-3 बज रहे थे। ये भाई उतरता है, सामान वामान सब कुछ अनलोड करता है। लकीली इसको बाइक का पंक्चर फिक्स करने आता था। ये सब कुछ किट विट लेके चल रहा था अपने साथ। इसने बाइक का पंक्चर बनाया और उस समय इनको 4 बज जाता है ये सब काम करते करते। अब ये लोग अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा के बारालाचाला की तरफ बढ़ते हैं। वो जो रास्ता है ना, वो बहुत ऐसे घुमावदार है, ठीक है, बिल्कुल जलेबी जैसे कर्व है। तो अब कितना भी चालो, आप बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल सकते उन रास्तों पे। अभी जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे थे ना, तो अमृता का सर भारी होने लगा। उसको मतलब दर्द स्टार्ट हो गया सर में। तो बारालाचाला से 25 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जिंगजिंग बार। यहाँ पर 2-4 ढाबे मिल जाएंगे आपको। एक बेसिकली एक ले ओवर पॉइंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग यहाँ पे रुकते हैं जिंगजिंग बार में। तो जिंगजिंग बार में ये लोग रुके एक ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए। अब जो इस ढाबे के ओनर थे ना, वो एक बूढ़े अंकल थे। उन्होंने एक बहुत ही पुराना सा शॉल लपेटा हुआ था, कान में टोपी ओपी पहनी थी। अब जो देव है वो इन अंकल को बताता है कि अंकल इसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, हमें आज पांग पहुंचना है, तो आपके पास कोई दवाई है तो दे दीजिए। क्योंकि ये लोग आउट ऑफ केयरलेसनेस कोई दवाई कैरी नहीं कर रहे थे, मेडिकल किट कैरी नहीं कर रहे थे अपने साथ। अंकल बोलते हैं कि बेटा मेरे पास तो है नहीं दवाई, क्या तुमने डाइमॉक्स लिया था मनाली से निकलने से पहले? तब देव बोलता है कि नहीं, हमने तो डाइमॉक्स नहीं लिया था। तब ये अंकल बोलते हैं कि बेटा आज मत जाओ, तुम पांग आज मत जाओ, आज रात यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई का इंतजाम कर दूंगा, कल सुबह निकल जाना। अब जो ये जिंगजिंग बार के 2-3 ढाबे हैं, इनका कुछ ऐसा सिस्टम है कि अंदर एक बड़ा सा हॉल बना है। हॉल के अंदर गद्दे लगे हुए हैं और आपको पर गद्दे के हिसाब से, पर बेड के हिसाब से एक रजाई, एक तकिया और गद्दा मिल जाता है। आप नाइट होल्ड कर सकते हैं 400-500 रुपए में। देव को यहाँ लगता है कि अंकल बस अपने बिजनेस के लिए, मतलब कि इनको कुछ प्रॉफिट हो उसके लिए बोल रहे हैं मुझे रुकने के लिए यहाँ पे। और देव बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल, हम आगे जाके देखते हैं। अंकल बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा मत जाओ, आगे चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती हैं और तुमको इस टेरेन के बारे में भी पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या होता है। तो उसने पूछा देव ने, क्या होता है अंकल यहाँ, बताइए आप। अंकल बोलते हैं कि इस जगह का नाम है जिंगजिंग बार। देव बोलते हैं हाँ वो पता है मेरे को, बट यहाँ पे ऐसा क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि इसका नाम जिंगजिंग कैसे पड़ा, पहले ये जान लो।
ये जो आप कस्बा देख रहे हैं ये एंशिएंट सिल्क रूट का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तिब्बत से जो भी ट्रेडर्स आते थे वो इसी रास्ते से आगे हिमाचल की तरफ जाते थे। अब जो ये जिंगजिंग बार वाला एरिया है ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कि बहुत ही ड्रामेटिकली टेम्परेचर ड्रॉप होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ठंड पड़ती है और अक्सर जो यहाँ से ट्रेडर्स क्रॉस करते थे उनको चक्कर आता था बहुत, उनका सर भारी होता था और वो हेलुसिनेट करते थे। तो उस चक्कर आने को इस लद्दाखी टर्म में जिंगजिंग बोला जाता है। इस वजह से इस जगह का नाम जिंगजिंग बार पड़ा और पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि ट्रेडर्स यहाँ से गुजर रहे हैं और इसी हेलुसिनेशन और एएमएस की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है इस एरिया में। तो अंकल ने उससे बहुत क्लियरली तो नहीं बोला बट हिंट दे दिया कि यहाँ पे बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो आप रुक जाओ यहाँ पे। पर देव उनकी ये बात नहीं मानता है। उसको अभी भी यही लग रहा था कि ये अंकल अपना कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो चुपचाप अमृता को पीछे बैठाता है और बारालाछाला की तरफ निकल जाता है। इसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं आज पांग पहुंच जाऊंगा रात तक और वहाँ होम स्टे है तो मुझे दवाई ववाई भी मिल जाएगी। अब बारालाछाला पास से कोई 1 किलोमीटर पहले अमृता बोलती है देव को कि यार मेरे को सुसु आ रहा है बहुत। देव बोलता है ठीक है मैं अभी टॉप पे पहुंच के बाइक रोकता हूँ, वहाँ पे जाके कर लेना। तो ये लोग पहुंचते हैं बारालाछाला टॉप। अब जब देव ने बारालाछाला टॉप पर गाड़ी रोकी तो इसने देखा कि उस रोड से थोड़ा सा अंदर जाके, जैसे मेन रोड है ना, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर करीब 100 मीटर अंदर जाके एक एबंडेंट छोटा सा बंकर जैसा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि कोई चेक पोस्ट वगैरह है बट वहां पे कोई था नहीं, वैसे एबंडेंट था। ये बोलता है अमृता को कि ठीक है जाओ उसके पीछे जाके कर लो सुसु, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ठीक है। अब इस समय ना सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। देव और अमृता ने ये डिसाइड किया था कि आज तो हम पांग नहीं पहुंच पाएंगे, हम आगे जाके जहां पर भी हमें होम स्टे वगैरह मिलेगा हम वहां रुक जाएंगे आज रात को। अमृता उस एबंडेंट चेक पोस्ट के पास पहुंचती है, चेक पोस्ट के पीछे जाती है और वो बैठती है पेशाब करने के लिए। 15-20 सेकंड के बाद अचानक देव को जोर से अमृता की चीख सुनाई देती है। अब उसकी चीख सुन के देव एकदम परेशान हो गया। वो रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहा है कि अमृता क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। बट अमृता का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वो लगातार चीखे जा रही थी। अब वो चीख इतनी ज्यादा लाउड थी कि जो रोड पे और गाड़ियां चल रही थी वो लोग भी रुक जाते हैं। देव दौड़ के जाता है उस चेक पोस्ट की तरफ और देखता है कि अमृता की बॉडी जो है ये ऐसे लेटी पड़ी है और जहां पर ये पेशाब कर रही थी वहां से करीब 50 मीटर आगे इसकी बॉडी को किसी ने ड्रैग किया है। अब देव जैसे ही पहुंचता है अमृता की बॉडी के पास, वो देखता है कि उसकी बॉडी से करीब 200 मीटर दूर एक आदमी बहुत तेजी से पहाड़ की तरफ भाग रहा है। लगभग 6 फीट का एकदम जायंट सा आदमी था और देव उसको देखे जा रहा है कि वो पहाड़ की तरफ भाग रहा है और देखते देखते वो सामने से गायब हो गया देव के। अब इस समय अमृता ना एकदम बेहोश पड़ी थी और देव की नजर अचानक उसके पैर पे पड़ती है। ये देखता है कि जो इसने जीन्स पहना था अमृता ने, इसको किसी ने अपने नाखून से फाड़ा है और जो उसके एंकल के ऊपर का रीजन था पैर वाला, उस पे किसी ने दांत से बाइट करके उसका फ्लैश निकाला हुआ है और वहां से बहुत मतलब खतरनाक ब्लीडिंग हो रही है। अब जो देव था अपनी यहाँ मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगा था, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे एएमएस भी शायद हिट कर रहा था इनको। ये भाग के जाता अपनी बाइक की तरफ और देखता है कि वहां पे एक ट्रैवलर वाले भैया जो है रुके हुए हैं, जो लेह से मनाली की तरफ जा रहे थे। तो ये भैया से रिक्वेस्ट करता है कि भैया प्लीज़ हेल्प कर दीजिए यहाँ पे, मतलब बताता है सिचुएशन कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। भैया दौड़ के आते हैं नीचे, अमृता को उठाते हैं, उठा के ट्रैवलर में ये लोग लोड करते हैं और भैया बोलते हैं कि मैं तो नीचे जा रहा हूँ मनाली की तरफ। तो देव के दिमाग में अचानक याद आता है कि ठीक है जिंगजिंग बार में एक ढाबा है यहाँ से 25 किलोमीटर, तो वहाँ पे जाके हम रुकेंगे और वहाँ पे जो भी इसका ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। अब ये अपनी बाइक पे बैठता है और अमृता की बॉडी को उठा के ट्रैवलर के अंदर रखता है। उसके अंदर और भी टूरिस्ट थे तो वो लोग बहुत अच्छे थे, मतलब उसका ध्यान रख रहे थे। और ये लोग पहुंचते हैं सीधा नीचे जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार पहुंच के उसी ढाबे में जहां पर ये लोग रुक के चाय वाय पी रहे थे, उसी ढाबे में अमृता को ये लोग बाहर निकालते हैं। देव गाड़ी रोकता है और अंकल से बोलता है कि अंकल मुझे रुकना है आज यहाँ पे। अब ये अंकल ना देव के घबराए चेहरे की तरफ देखते हैं पहले, फिर पूछा इन्होंने देव से कि क्या हुआ। देव ने सारी घटना बताई अंकल को और फिर जो ये अंकल थे ढाबे वाले, इन्होंने जो ट्रैवलर वाले ड्राइवर थे जो अमृता की बॉडी लेके यहाँ तक आए थे उसकी तरफ देखा और देव ये चीज नोटिस कर रहा है कि ये अंकल उस ड्राइवर की तरफ देख रहे हैं और देख के इन्होंने कुछ इशारा किया ऐसे करके, मतलब नॉड किया ना में। वो जो ड्राइवर था उसने भी ऐसे ऐसे किया, ठीक है। अब जो अंकल और ड्राइवर थे वो दोनों यहाँ के लोकल थे। फिर ड्राइवर ने बोला कि ठीक है मुझे लेट हो रहा है मैं जा रहा हूँ, और ड्राइवर वहां से निकल गया। देव ने ये सब चीज नोटिस किया। अंकल ने देव को बोला कि शायद कोई जंगली जानवर वानवर होगा, उसने अटैक कर दिया है, चलो आप लोग आ जाओ अंदर ढाबे के अंदर, यहाँ पे अपना बेड पे आराम करो। अंकल गांव से ही कहीं से बैद वैद का जुगाड़ करके उसको बुलाते हैं और जो अमृता थी उसके पैर पे अपना पूरा मरहम वगैरह पट्टी वट्टी ये सब लगाया। अब रात के करीब 9:30 हो चुके थे। अंकल ने आग वाग जलाई थी तापने के लिए और अमृता जो है थोड़ा सा अभी बेटर फील कर रही थी। वो उठती है, अंकल इनके लिए डिनर बना के लाते हैं। अंकल ने पूछा अमृता से कि क्या हुआ था वहाँ पे बेटा।
अमृता बताती है कि अंकल मैं जैसे ही पेशाब करने बैठी, एक 6 फुट का आदमी, वो उसके देह पे बहुत सारे बाल थे, एकदम पूरा उसका शरीर जो है बाल से ऐसे भरा पड़ा था। उसने जो एकदम रगड़ सा ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, बहुत फटा चिटा ब्लैंकेट था उसके पूरे बॉडी पे, और वो बहुत अलग तरीके का दिख रहा था, खूंखार टाइप, और आंखें उसकी एकदम लाल हो रखी थी। उसने, मैं जैसे ही पेशाब करने के लिए बैठा, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और डर से मेरी हालत खराब हो गई। उसने मेरा एक पैर पकड़ के और मुझे नीचे की तरफ घसीट के ले गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। अंकल ये सब सुन के अमृता की तरफ देखते हुए हम सहम से जाते हैं और इस बात को मतलब वहीं पे रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। देव जो है ना, अंकल की ये एक्सप्रेशन समझ जाता है कि अंकल कुछ छुपा रहे हैं। वो पूछता है कि अंकल बताइए क्या हुआ था, कौन था वो, आपको तो पता होगा, आप शायद इसी के बारे में हमें वार्न भी कर रहे थे। अब बहुत जिद करने पे अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं इसी के बारे में वार्न कर रहा था और मैं इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि रुक जाओ आज यहाँ पे ढाबे, बट तुम लोग नहीं माने। अंकल बताते हैं कि ये जो पूरा एरिया है बारालाचला के आसपास का, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। जिस चेक पोस्ट के पीछे जाके अमृता ने पेशाब किया था, वो कभी एक फुल्ली फंक्शनल आर्मी चेक पोस्ट हुआ करता था। वहाँ पे सोल्जर्स जो है तैनात रहते थे। पर फिर कारगिल वॉर के बाद एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसके कारण आर्मी ने उस चेक पोस्ट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब ये बहुत क्यूरियस हो गया, अंकल क्या हुआ था, बताइए पूरी बात। अब अंकल ने एग्जैक्ट साल तो नहीं बताया कि कब ये घटना हुई थी, बट उन्होंने बोला कि कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट इस रीजन में थोड़ी सी बढ़ गई थी। नवंबर के खत्म होते होते इस एरिया में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती थी कि गांव के सारे लोग नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, लोअर ऑल्टीट्यूड पे शिफ्ट हो जाते थे। 20-30 फीट बर्फ पड़ती थी और कोई भी मूवमेंट नहीं होता था इस जगह पे, कोई इंसान आ जा नहीं सकता था। रोड 2-3 महीने के लिए पूरा ब्लॉक रहता था, जो लेह मनाली वाला रोड है। अब कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्मी को थोड़ा सा डर हो गया था कि ये जो पूरा एरिया है, अगर हम इसको छोड़ के गए विंटर्स में, तो मे बी जैसे सियाचिन में पाकिस्तान के सैनिक घुस आए थे, तो वैसे पाकिस्तान या चाइना के जो फोर्सेस हैं वो लोग इस जगह पे आके कब्जा कर सकते हैं। कारगिल वॉर से पहले तो इस जगह पर कोई नहीं रुकता था, आर्मी भी नहीं रुकती थी, वो लोग भी नीचे अपने बेस कैंप में चले जाते थे। बट प्रिकॉशन लेते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी पॉलिसी चेंज की और यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाया जहाँ पूरे विंटर्स आर्मी के 3-4 लोग डिप्लॉयड रहते थे। अब इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक विंटर सीजन नवंबर एंड में आर्मी के 3 सोल्जर्स जो यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं इस चेक पोस्ट पे, बारालाचला वाले, और 4-5 महीने का राशन उन्होंने स्टॉक करके रखा था अपने पास, क्योंकि अगले 3-4 महीने इस जगह भयानक बर्फबारी होने वाली थी और उस बीच जो ये पूरा सप्लाई लाइन है ना, वो पूरा चोक हो जाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना राशन स्टॉक करके रखा था और एज पर प्लान जब अप्रैल एंड में बर्फ खत्म होती है इस जगह पे, तब फिर आर्मी की जो कॉन्वॉय है वो आना जाना स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद प्रॉपर राशन सप्लाई होता था इस जगह पे। बट ये 4 महीने बहुत ही टफ होते थे भाई। अब जिस साल ये तीनों सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड थे ना, उस साल एकदम रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है बारालाचला में, 35-40 फीट तक बर्फ जम गई थी। अब जो ये सोल्जर्स थे ये लगातार अपने बेस कैंप के साथ एक रेडियो सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस समय नेटवर्क वगैरह तो था नहीं इस रीजन में। और अचानक जनवरी मिड में जो ये रेडियो ट्रांसमिशन का जो लाइन था ये ब्लॉक हो जाता है, इनका अपने बेस कैंप के साथ कनेक्शन टूट जाता है इन सोल्जर्स का। अब ये तीनों बिल्कुल अकेले स्ट्रैंडेड, ह्यूमैनिटी से एकदम कट यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर पड़े हुए हैं। इस लेह मनाली वाले हाईवे पर इतनी ज्यादा बर्फ जम चुकी थी कि कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती थी इधर से। अब नीचे जो बेस कैंप में आर्मी यूनिट थी वो भी मजबूर थी कि यार इनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहे, हम क्या करें, परेशान थे वो लोग भी। अब मार्च फर्स्ट वीक में जब हल्की सी बर्फबारी कम हुई तो आर्मी की यूनिट अपने बेस कैंप से बारालाचला की तरफ बढ़ती है। रोड पर जमे बर्फ को क्लियर करते हुए जैसे तैसे ये लोग उस चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं जो बारालाचला के ऊपर था, और ये देखते हैं कि जो चेक पोस्ट है वो आधा बर्फ से ढका हुआ है और उसका टॉप का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दिख रहा था सिर्फ। इस आर्मी यूनिट के 3 सोल्जर्स उस चेक पोस्ट की तरफ जाते हैं और फिर जो उन्होंने देखा, इनकी एकदम रूह थरथर आ गई। ये देखते हैं कि एक आदि मानव जैसा इंसान है जिसके पूरे बहुत बाल हैं पूरे बॉडी पे। ये जो जमीन है उसके अंदर ऐसे डिग कर रहा है कुछ हाथ से और खा रहा है उसको, डिग कर रहा है और खा रहा है। बाल एकदम ऐसे बड़े बड़े एकदम बिखरे हुए उसके गंदे से। आर्मी वालों को लगता है कि कोई पागल वागल है, तो वो उसको टोकते हैं कि यार कौन है तुम, पूछते हैं वो लोग। तो फिर ये ऐसे करके देखता है आर्मी वालों की तरफ और ना गुर्राता है एकदम। अब जैसे शेर वेर नहीं गुर्राते वैसे गुर्राता है उनकी तरफ देख के। आर्मी वाले थोड़ा सतर्क हो गए, इन्होंने ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हटे और जो आदमी मिट्टी से ऐसे निकाल के खा रहा था वो एक बड़ा सा चाकू लेके, इतना बड़ा, इन आर्मी के जवान की तरफ दौड़ता है। उसमें से एक जवान ने इसको शूट किया वहीं पे, और शूट किया तो गोली इसको लगी। गोली लगने के बाद ये मरा नहीं, ये उसको दबा के उसी पहाड़ की तरफ भागने लगा। चेकपोस्ट के नीचे जो पहाड़ था उसकी तरफ भागने लगा और भागते भागते वैसे ही गायब हो गया जैसे देव को दिखा था गायब होते हुए। अब जब ये आर्मी के जवान उस चेकपोस्ट के अंदर गए
तो वहाँ जो उन्होंने देखा भाई, इनके होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि जो 3 जवान यहाँ पे डिप्लॉयड थे विंटर्स में, उनकी बॉडी एकदम छत विचत हालत में पड़ी है। किसी का सर गायब है, किसी का पेट गायब है, पैर फटा हुआ है किसी का, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको नोच नोच के उनकी बॉडीज को खाया है। उनका जो पूरा राशन जो उन्होंने स्टॉक करके रखा था वो वैसे ही था, उसको किसी ने टच नहीं किया, पर इनकी पूरी बॉडी को खा खा के किसी ने मतलब ऐसी हालत कर दी थी कि वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि किसका शरीर है, किसका सर है। और ये सब देख के फिर आर्मी ने ये डिसाइड किया कि अब से यहाँ पे जो है विंटर्स में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। और उसके बाद से ही ये जो बारालाचाला का चेक पोस्ट है ये अबेंडन पड़ा है। अंकल ने जब देव को ये बात बताई तो देव उनसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलने लगे। अंकल सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अंकल ने बोला कि बेटा, इस पूरे लद्दाख में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल टूरिस्ट को नहीं पता चलती। हम लोकल्स जो है अपने तक रखते हैं उस चीज़ को। हम नहीं चाहते कि टूरिस्ट जो है पैनिक करे या फिर कुछ भी। जो यहाँ का कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करें। यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वो माना करो। देव ने इस बात की गांठ बांध ली। अगले दिन अंकल ने अमृता के पैर पे फिर से बैंडेज किया, पट्टी वट्टी की, और ये दोनों बाइक पे बैठ के लेह की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी आ रही है rovingllamaredfiles@gmail.com। इस पे भेजिए और मैं आपकी कहानी इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।